तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं भारत में लगी उस इमरजेंसी के बारे में जो आज़ादी के बाद से भारतीय इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड्स में से एक है। भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने के पीरियड तक चलता है, जिसे पीएम इंदिरा गांधी घोषित करती हैं और ऑफिशियल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद आंतरिक गड़बड़ी के कारण घोषित करते हैं, जिसमें ऑर्डर के तहत पीएम को शासन करने का अधिकार, चुनावों को रद्द करने और सिविल लिबर्टी को निलंबित करने की अनुमति थी, जिसके तहत इंदिरा गांधी के अधिकांश पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कैद कर लिया जाता है और प्रेस को सेंसर कर दिया जाता है। और उस समय कई अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है, जिसमें उनके बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए एक जन अभियान देखने को मिलता है। इमरजेंसी लागू करने का अंतिम निर्णय पीएम इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिस पर भारत के राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त करी और साल 1975 में जुलाई से अगस्त के बीच कैबिनेट और पार्लियामेंट द्वारा इसकी पुष्टि करी गई। लेकिन शुरुआत होती है 1967 से 1971 के बीच, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के साथ साथ संसद में भारी बहुमत प्राप्त करने के लिए आई। लेकिन वह निर्वाचित सदस्यों को एक खतरे और अविश्वास के रूप में देखती हैं और इसके लिए वह अपने प्रमुख सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों के आंतरिक घेरे में से एक व्यक्ति थे, उनकी सलाह लेती हैं और कांग्रेस के भीतर ही इंदिरा अपने राइवल्स को बेरहमी से मात देती है और 1969 में पार्टी को विभाजित करने के लिए मजबूर कर देती है और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में डिवाइड हो जाती है। कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, उसके सदस्यों ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि रैंकों के भीतर उनकी प्रोग्रेस पूरी तरह से इंदिरा गांधी और उनके परिवार के प्रति उनकी वफादारी पर निर्भर थी। आने वाले कुछ वर्षों में पीएम इंदिरा गांधी का प्रभाव ऐसा था कि वह कांग्रेस विधायक दल द्वारा चुने जाने के बजाय अपने चुने हुए वफादारों को राज्यों के चीफ मिनिस्टर के रूप में स्थापित कर सकती थी और इंदिरा गांधी को डिप्राइव्ड सेक्शन, पुअर, दलित, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का समर्थन था और इंदिरा को सोशलिज्म में इकोनॉमिक्स और धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्षता, गरीब समर्थक और समग्र रूप से राष्ट्र के लिए खड़े होने के रूप में देखा गया था। जिसके बाद 1971 के आम चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का समर्थन किया और भारी बहुमत से जिता दिया। तब जाके कांग्रेस आर को वास्तविक कांग्रेस के रूप में जाना जाने लगा और दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया और ये सब पीएम इंदिरा के नेतृत्व में था और अगले महीने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वह अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। लेकिन साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ मामला था, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती। तो इस फैसले को रद्द करने के लिए इंदिरा गांधी कांग्रेस के प्रभुत्व वाली संसद ने 1971 में 24वां संशोधन पारित किया, जिसके तहत आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संसद की संशोधन शक्ति को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसका उपयोग संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। परंतु पीएम गांधी माइनॉरिटीज में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश एएन रे को भारत का चीफ जज बना देती हैं। लेकिन जुडिशरी को कंट्रोल करने की इंदिरा गांधी की प्रवृत्ति को प्रेस और जयप्रकाश नारायण जैसे राजनीतिक विरोधियों से कड़ी आलोचना मिलती है।
और इन सब चीज़ों के बाद एक पॉलिटिकल उथल पुथल मच जाती है, जिसमें कई मूवमेंट होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 1973 से 74 के बीच गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन था, जिसमें राज्य मंत्री के खिलाफ छात्र अशांति ने केंद्र सरकार को राज्य विधानमंडल को भंग करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और इस बीच पब्लिक लीडर्स पर हत्या के प्रयास और साथ ही रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या भी होती है, जिसके बारे में सलाहकार गांधी को बताते हैं। और इस मूवमेंट को जयप्रकाश नारायण का समर्थन मिलता है और अप्रैल 1974 में पटना में जेपी संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं और भारतीय समाज को बदलने की बात करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भंग करने की मांग भी करते हैं, लेकिन सेंटर इसे नहीं मानती। और एक महीने बाद रेलवे एम्प्लॉय देश का सबसे बड़ा फेडरेशन राष्ट्रव्यापी धरने पर चला जाता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इस हड़ताल को बेरहमी से दबा दिया जाता है, जिसमें हजारों कर्मचारियों को गिरफ्तार और उनके परिवारों को उनके क्वार्टर से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक मामला कि 1971 के संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी से राजनारायण हार जाते हैं और उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में धोखाधड़ी और मशीनरी के उपयोग के मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की भी जिरह की जाती है, जो किसी भारतीय पीएम के लिए पहला उदाहरण था। और पीएम को जज के सामने 5 घंटे पेश होना पड़ता है। और अंत में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने पीएम को उनके चुनावी अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में दोषी पाया और अदालत ने उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और 6 साल के लिए कोई चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें गवर्नमेंट मशीनरी के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया और चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती हैं और जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर 24 जून 1975 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं और उन्हें मतदान से वंचित रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अपील के प्रस्ताव के लंबित रहने तक पीएम के रूप में जारी रखने की अनुमति देते हैं, जिस कारण कई विरोध प्रदर्शन होते हैं और दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है। लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी एक लॉयल प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अनुरोध करती हैं और 3 घंटे के भीतर सभी प्रमुख अखबारों की बिजली काट दी जाती है और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपातकाल से पहले इंदिरा गांधी सरकार कठोर कानून पारित करती है, जिनका उपयोग इमरजेंसी से पहले और उसके दौरान राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है। भारत की रक्षा के नियमों को इमरजेंसी में 5 दिनों के लिए एक विस्तारित जनादेश दिया गया और इसका नाम बदलकर भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम कर दिया गया। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरों का हवाला दिया, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध और सूखे की अतिरिक्त चुनौतियों और 1973 के तेल संकट से अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी और सरकार दावा करती है कि हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को पंगु बना दिया है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे पीएम को आंतरिक आपातकाल लगाने का प्रस्ताव देते हैं और पीएम इंदिरा राष्ट्रपति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है कि आंतरिक गड़बड़ी से भारत की सुरक्षा को खतरा है और वह दिखाती हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है। और घड़ी की आधी रात से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति अहमद आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 और 356 का
आह्वान करते हुए इंदिरा गांधी ने खुद को असाधारण शक्तियां प्रदान करी और नागरिक अधिकारों और राजनीतिक विरोध पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करी और पुलिस बल हजारों प्रदर्शनकारी और नेताओं को हिरासत में लेते हैं, जैसे विजयराजे सिंधिया, जेपी, मुलायम सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, राजनारायण, गायत्री देवी, जयपुर की दहेज रानी और कुछ राजनीतिक दलों के साथ आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और आपातकाल की घोषणा और संविधान संशोधन के खिलाफ असहमति जताने वाले कांग्रेसी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और ज़्यादातर गिरफ्तारियां मीसा के तहत 34,000 और DISIR के तहत 75,000 गिरफ्तारियां होती हैं। पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं। गांधी और उनके संसदीय बहुमत देश के कानूनों को फिर से लिख सकते थे, क्योंकि उनकी कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा करने के लिए आवश्यक जनादेश था। इमरजेंसी गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन पर नकेल कस दी, हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया, वेतन फ्रीज लगा दिया और वेतन बोनस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। और सितंबर 1976 में संजय गांधी ने जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए व्यापक अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया। 1976 से 77 में 8.3 मिलियन नसबंदी हुई, जिनमें से अधिकांश को मजबूर किया गया। लेकिन इस चीज़ ने अन्य सरकारों पर जोर दिया कि परिवार नियोजन स्वैच्छिक है। आपातकाल के दौरान संजय गांधी को खुश करने के लिए अतिक्रमण को हटाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने भी विध्वंस किया और आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद सिख नेतृत्व ने बैठकें बुलाई और देश में पहला सामूहिक विरोध, जिसे लोकतंत्र बचाओ अभियान के रूप में जाना जाता है। फिर 18 जनवरी 1977 को गांधी मार्च के लिए नए चुनाव बुलाती है और कई विपक्षी नेताओं को रिहा कर दिया जाता है और रायबरेली से इंदिरा गांधी राजनारायण से 55,000 वोटों से हारकर सत्ता से बाहर हो जाती हैं और कांग्रेस केवल 154 लोकसभा सीटें जीतती हैं। आपातकाल 21 महीने तक चला और इसकी विरासत अत्यधिक विवादास्पद बनी रही। आपातकाल लागू होने के कुछ दिनों बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्करण में मृत्यु लेख लिखा गया कि लोकतंत्र सत्य का प्यारा पति, स्वतंत्रता का प्यारा पिता, विश्वास, आशा और न्याय का भाई 26 जून को समाप्त हो गया।